गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपको फिर से लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हेमोकेन्स एंड हेमो एजेंस। हमें आशा है कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों कंप्लीट करके आएंगे। हाँ, आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्या करने होंगे, कंप्लीट होंगे। लेक्चर 3 में हम आपको आज लेकर चल रहे हैं, जिसमें पढ़ना है नेचर ऑफ सीएस बॉन्डिंग। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि हेमोकेन्स क्या होता है, हेमोएलिन क्या होता है। उसके अलावा हमने आपसे इसके बारे में नोमेनक्लेचर की बात की, क्लासिफिकेशन हुआ। अभी तक हम इस चैप्टर के इतना पार्ट को कवर कर चुके हैं। अगला जो पार्ट आपका है वो सीएस बॉन्ड नेचर के बारे में बात है, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, ये सब के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हमें आशा है कि आप यहाँ तक पढ़े लिए होंगे। तो चलिए इसके आगे का स्टार्ट किया जाए। अगर इसके आगे का हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो सबसे पहले नेचर ऑफ सीएस बॉन्ड, जहां पर आपको दिख रहा होगा एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन, उसके बाद कार्बन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन और फ्लोरीन, यहां से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो स्टैटिन वाला हिस्सा है। स्टैटिन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन्स में नहीं रखे थे इसको। तो ये वाला जो रीजन है इसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन कहा था। और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो वहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उधर को शिफ्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहते हैं जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अगर मान लो किसी से दोस्ती है, बॉन्डेड है, उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ जो X है ये ज्यादा नेगेटिव है कार्बन से। X जो है वो ज्यादा नेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन के तरफ वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो जब कार्बन के तरफ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो वहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कैसा आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा उधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो तो वैसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे पोलर कंपाउंड कहा जाता है। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि इसे हम क्या कहेंगे, पोलर कंपाउंड्स कहेंगे। तो यहां से चलो, अगर हम यहां से बात करें तो ये देखो यहां से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो ऐसे कंपाउंड्स को पोलर कहा जाएगा। तो ये पोलर कंपाउंड्स हो गए। और ये पोलर कंपाउंड्स के बाद यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया कि पोलरिटी आ गई। अब इसके आधार पे सबसे छोटा साइज अगर देखोगे टॉप से बॉटम आओगे तो टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाती है। तो अगर हाइड्रोजन की साइज के अनुसार से देखें तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन होता है, क्लोरीन से बड़ा क्या होता है, ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन से बड़ा क्या होता है, आयोडीन होता है। तो सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है, फ्लोरीन है, उससे बड़ा क्लोरीन है, और क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ते हैं तो दो एटम के बीच का जो लेंथ होता है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो समझेंगे यहाँ से कि यहाँ से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये दो एटम के बीच क्या है, ये जो कहा जाता है वो बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। ये जो कहा जाता है बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो सोचो दो एटम जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो अगर बड़ा बड़ा एटम रहेगा तो अगर सोचो ऐसा करते हैं कि अगर एक बड़ा, एक तो इस एटम का साइज
एक छोटा एटम का साइज है, तो बताओ ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ क्या है। एक तो वही साइज का एटम है और दूसरा इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो बताओ न्यूक्लियस को थोड़ा दूर पे शिफ्ट करेगा, तो ये रेडियस और ये अगर आ गया और थोड़ा सा बड़ा आ गया, तो बताओ क्या होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ता है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण से उसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है। तो याद रखना कि टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ जाती है, फ्लोरीन, कुमारीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ जाती है। तो जब साइज बढ़ता है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे हम यहाँ से बात करते हैं, है ना। यहाँ इस जगह से आगे अगर हम बात करें तो मुझे क्या होता है कि यहाँ से देखो बॉन्ड लेंथ की बात आती है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगा वो किसका होगा, कार्बन आयोडीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, फिर कार्बन फ्लोरीन का, सबसे छोटा कौन होगा, कार्बन और फ्लोरीन का होगा। चलिए आगे बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी कमजोर बॉन्ड होगा। अगर सोचो अगर ये इतना बड़ा है, इसको अगर तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाएगा, तो जितना बड़ा साइज होगा उसको टूटने की चांस ज्यादा होगा। अब सोचो अगर हम इस पेन का ये हिस्सा खोल लेते हैं, ये छोटा सा हिस्सा हो गया, अब इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। समझना क्या होगा कि सर बड़ा है, इसको पकड़ेंगे आराम से तोड़ लेंगे, इसको तोड़ना आसान है। लेकिन अगर इसका छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा सा हिस्सा है, इसको तोड़ना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जितना छोटा बॉन्ड होता है स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है, जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो याद रखना है यहाँ से, है ना, कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। आगे समझ में, तो जितना बड़ा बॉन्ड है स्ट्रेंथ उसका उतना ही कम है, जितना छोटा बॉन्ड है स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। तो आगे जब बात करेंगे तो इस तरीके से अगला आता है समरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पर एक कंपाउंड का, जैसे मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड, डायहाइड्रोजन कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। मोनोहाइड्रोजन हमने पढ़ा था sp3, जो पीछे लेक्चर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। sp2 फिर हमने यहाँ से क्या किया है, यहाँ आपको बताए हैं कि मेरे पास क्या होगा क्लासिफिकेशन। sp3 में हमने बताया था, ध्यान देना, sp3 में हमें बताया था कि अगर sp3 रहता तो अगर सबका सब sp3 रहता तो अनकायन हैलाइड होता है, अगर sp3 के जस्ट बाद sp2 होता तो एनायनिक हो जाते हैं, यहाँ sp3 के बाद sp2 आता तो बेंजायनिक हो जाता है, और डायरेक्ट sp2 से जुड़ता तो विनायनिक हो जाता है, और अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा तो वो एराइन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो आगे ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। अब आप यहाँ से आपका रेफरेंस क्वेश्चन है, वर्कबुक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.1, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2, 10.3 एक्सरसाइज का, ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। जो इंटेक्स्ट किसको होगा, तो जो एनसीईआरटी के बीच बीच में दिया जाता है ना, तो बीच बीच में क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 10.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, और वर्कबुक क्वेश्चन आपका 1 और 3 ये कर लीजिएगा, है ना। ये आपका रेफरेंस क्वेश्चन था। आप इतने का प्रैक्टिस आप जब भी बैठो ना, अगर ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए तो आप एनसीईआरटी की किताबें साथ में लेकर बैठा करें, है ना। एनसीईआरटी 9/9 कंप्लीट कर रहे हैं आपका, अगर एनसीईआरटी 9/9 कंप्लीट करे तो आप एनसीईआरटी की किताबें साथ में लेकर के बैठ सकते हो, और वहां से देखो कि क्या क्या होमवर्क दिए जा रहे हैं। अगर इतना करके चले जाते हो आपके एनसीईआरटी क्लियर हो जाएंगे, बोर्ड के लिए भी, जेईई मेन के लिए भी, नीट के लिए भी, है ना, सबके लिए क्लियर हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी लेके चलना, और डेली केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफी है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। चलो अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरत पार्ट है, जिसमें है कि सर जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं हेमोल्केस और हेमोडेंस उसे बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेमोल्केस, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेमोल्केस। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक ही मेथड सीखेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन आ जाए, वो होगा अमकोहम से बनाने का मेथड, है ना। अमकोहम से बनाने का मेथड होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि अमकोहम से अमकायन हैलाइड या हेमोल्केन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ज्यादा नहीं देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा देंगे, आप आराम से पढ़ेंगे ना। उसके बाद लास्ट में देखा जाएगा कभी कि हम वन शॉट कर देंगे, जब आपको पूरा का पूरा क्या होगा, एक चैप्टर एक साथ रहेगा तो कॉन्फिडेंस का जाएंगे, है ना, इस चैप्टर के अंदर। तो हमें यहाँ से क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेमोअल्केन्स एंड हेमोएलिन्स का पहला मेथड हमारे अम्लकोहम का आता है। तो प्रिपरेशन में कहता है हेमोअल्केन्स और आप अम्लकोहम से बनाने जा रहे हैं, फिर अल्केन्स भी बनाएंगे, बट आज के क्लास में हमने अम्लकोहम से बनाने, फिर अल्केन भी पढ़ेंगे, अल्केन्स भी पढ़ना है, फिर हेमोएलिन्स पढ़ना जो बेंजीन के ऊपर हेमोजेनस होता है। तो आज का पहला पार्ट है कि हमने कहां से बनाने हैं, हेमोअल्केन्स की फॉर्मेशन करनी है अम्लकोहम से। ये हम 4-5 रिएक्शन 5-6 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। आप इसे लाइन बाय लाइन याद कर लीजिए, है ना, इससे लाइन बाय लाइन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, है ना, फ्रॉम अम्लकोहम। चलिए सबसे पहला है मुकास एजेंट। ये अपने खुद में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि अगर कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस जेनेसियम को डाला जाता है, क्या कहें, कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस जेनेसियम को डाला जाता है तो वो कहा जाता है मुकास एजेंट। क्या बोले, कंसंट्रेट HCl के साथ जब एनहाइड्रस जेनेसियम को डाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं मुकास एजेंट। तो यहाँ पर हमें मुकास एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। जब अम्लकोहम के ऊपर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जेनेसियम को, मतलब ओवरऑल मुकास एजेंट HCl और जेनेसियम के प्रेजेंस में, तो हेमोअल्केन्स फॉर्म होता है, RCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, RCl का निर्माण होता है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म जो चलती है वो SN1 से चलती है। क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा यहाँ से हम समझते हैं, थोड़ा सा SN1 की मैकेनिज्म समझते हैं। आप समझना SN1 का मतलब क्या होता है ना, SN1 का मतलब क्या होता है, फिर देखोगे हम स्लाइड में भी दिखा देंगे। पहले आप समझ में कि SN1 का मतलब क्या होता है। तो SN1 का जो मतलब है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SN1। देखो जब भी SN के रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप्स होता है। क्या होता है, लिविंग ग्रुप्स होता है, और उसके ऊपर जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो यहाँ से R and U जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाते हैं, अपनस लिविंग ग्रुप यहाँ से साइड हो जाते हैं, है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, लिविंग ग्रुप क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप वो होता है जो आसान से क्या कर सके, इससे रिप्लेस हो सके। तो इस चैप्टर के अंदर लिविंग ग्रुप हेमोजन रहने वाला है, अभी याद रखना है ना। M से हमने जो रिप्रेजेंट किया, दिस इज लिविंग ग्रुप। क्या रिप्रेजेंट किए, लिविंग ग्रुप। इसको अच्छे से लिखो, क्या कहते हैं इसको, लिविंग ग्रुप कहते हैं। और लिविंग ग्रुप यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर हम करेंगे सर सबसे ज्यादा आयोडीन होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन बहुत कम, बहुत वीक लिविंग ग्रुप होता है, फ्लोरीन बहुत ही वीक लिविंग ग्रुप होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप जो होता है आयोडीन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन, और सबसे कम क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जब जुड़ेगा ना कार्बन के साथ, तो जब फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उससे सेपरेट होना बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा, सेपरेट होना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। याद होगा हमने अभी पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो था वो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वैसे सिचुएशन में तुम्हारा क्या होगा कि कार्बन और फ्लोरीन की दोस्ती तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। कार्बन और फ्लोरीन की दोस्ती तोड़ना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा तो कार्बन और फ्लोरीन से लीव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फ्लोरीन को वीक लिविंग ग्रुप कहा जाता है। क्या कहता है,
वीक लिविंग ग्रुप कहा जाता है, कमजोर लिविंग ग्रुप है, वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेलिन तो छोड़ के जाएगा नहीं सर, इसमें फॉर्मेलिन का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब देखो मान लो कि सर यहाँ से ये आ गया, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर? न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है जिसके पास मिनिमम है ना क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 मोल पेयर होना चाहिए, कम से कम 1 मोल पेयर जिसके पास आ जाए, है ना, मिनिमम क्या होगा? 1 मोल पेयर होगा, कम से कम 1 मोल पेयर जिसके पास आ जाए वो तुम्हारे पास क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। तो कम से कम 1 मोल पेयर उसको चाहिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। तो कम से कम 1 मोल पेयर इसको चाहिए, अगर 1 मोल पेयर मिल जाता है इसको, तो कौन कौन होगा जो 1 मोल पेयर वाला होगा? कौन कौन होगा जो 1 मोल पेयर वाला होगा? तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा? जैसे मानो NH3 इसके पास 1 मोल पेयर होता है, H2O इसके पास 1 मोल पेयर होता है, ROH यहाँ पर 1 मोल पेयर होता है ना, RNH2 यहाँ भी मोल पेयर देखने को मिलेंगे, O ऑक्सीजन पे माइनस ये भी दिखेगा, OH अच्छा जो नेगेटिव होता है ना उसे मोल पेयर के रूप में बिहेव करवा सकते हो, ये आ जाएगा OH माइनस, RC डबल बॉन्ड O पर 1 माइनस, PHO माइनस, साइनाइड पर 1 माइनस, आइसोसाइनाइड पर 1 माइनस, थायोन पे 1 माइनस, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। एक नेगेटिव मतलब 1 मोल पेयर, एक नेगेटिव मतलब 1 मोल पेयर, तो एक नेगेटिव 1 मोल पेयर आएगा और साथ में तुम्हारे जिसके पास मिनिमम 1 मोल पेयर होगा वो तुम्हारे पास क्या कहे जाएंगे? वो कहे जाएंगे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। तो आप एक बार इसको कॉपी करेंगे कि सर मेरे पास SN1 के लिए एक न्यूक्लियो ग्रुप होनी चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। R4 सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ये R जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है जो तुम कार्बन लिखते हो, एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ये सब जो लिखते हो, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो ये सब जो लिखते हो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट। तो चलो सबस्ट्रेट भी देख लेते हैं। ये जो सबस्ट्रेट क्या होता है? CH3 CH2 CH2 हो गया, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया। अगर यहाँ पर रिंग है तो ये भी सबस्ट्रेट में आ जाएंगे, बेंजीन रिंग है यहाँ पर भी ये भी सबस्ट्रेट ग्रुप में आ सकता है। स्पाइरो तो जानते ही होंगे, यहाँ पर भी क्या होगा? सबस्ट्रेट ग्रुप में आ जाएगा। तो ये सब जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? सबस्ट्रेट में आ जाते हैं। कार्बन में किसमें आ जाता है? सबस्ट्रेट में आ जाता है। तो समझ आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक समझो ये सबस्ट्रेट की कहानी समझ में आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो SN1 की कहानी करता है। तो हमें मुकास रिजेंट का जो मैकेनिज्म है वो SN1 की तरह चलता है। अब देखो मैकेनिज्म हम समझाते हैं, तो क्या क्या जरूरत था वो हम बात देखिए। अब हम यहाँ से मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कि कोई लिविंग ग्रुप्स है, और जब यहाँ जैसे अगर मान लो मेरे पास ऐसा है CH3 CH2 CH2 Br है ना। अब इसके ऊपर मान लो एक न्यूक्लियोफाइल आया, वाटर आ गया, वाटर के पास भी एक मोल पेयर होता है क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, OH यहाँ पे मोल पेयर होता है, तो इसके पास भी क्या होता है? मोल पेयर होता है। अब मोल पेयर वाला क्या कहा जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल कह जाएंगे। मोल पेयर वाला क्या कह जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल कह जाएंगे। तो ये मोल पेयर वाला यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जब ये मोल पेयर वाला यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ही यहाँ पर देखना SN1 में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है और वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो देखो वीक न्यूक्लियोफाइल किसको कहोगे? जिसपे मोल पेयर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे चार्ज आ गया वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसपे चार्ज लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। और जिसपे चार्ज नहीं होगा उसको क्या कहोगे? वीक न्यूक्लियोफाइल कहोगे। तो H2O, NH3, RNH2, ROH ये सब जो होगा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन OH माइनस, CN माइनस, HH माइनस, RO माइनस, PHO माइनस ये सब जो होगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा तो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप क्या हो जाते हैं कि CH3 CH2 Br अगर है तो देखो ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप था क्योंकि अभी मैंने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था
आयोडीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। तो जब जल्दी छोड़ के भाग जाएगा उसके बाद ब्रोमीन, ये भी स्ट्रॉन्ग में आते हैं तो यहाँ से जल्दी छोड़ के भागेगा, और जब जल्दी छोड़ के भागेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाता है? कार्बोकेटाइन तैयार होता है। हम कार्बोकेटाइन के ऊपर एक स्पेशल सा लेक्चर बना देंगे जिसमें आपको समझा देंगे कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या रेजोनेंस चेक करने पड़ते हैं, क्या मेसोमेरिक चेक करना पड़ता है, तो हम उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना देंगे। तो बस इतना याद रखना है, इंटरमीडिएट SN1 का रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br माइनस आ जाएगा, तो दिस इज कार्बोकेटाइन। क्या हो जाएगा? ये कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म हम क्या करेंगे? सिखा देंगे। तो हम एक अलग से लेक्चर बना देंगे किसका? कार्बोकेटाइन्स का। अब कार्बोकेटाइन्स का लेक्चर बनाएंगे फिर उसमें हम उसके स्टेबिलिटी की बातें करेंगे, तो ये सारी बातें हम वहां पे कर लेंगे। तो अगर यहाँ से माना जाए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता, तो चलिए हम यही बात समझाने के लिए यहाँ पर हम आए थे। इतना हम ये करके आए, और यहाँ से देखो सबसे पहला SN1 मैकेनिज्म में HCl जो है वो टूटेगा H++Cl माइनस, है ना। क्या टूटेगा? H++Cl माइनस। अब ये ROH जो है वह ZnCl2 के साथ आएंगे, और ये क्या करेगा? देखोगे ये यहाँ पर मोल पे है, देखोगे ये क्या बना तुम्हारा? मोल पे। अभी तो पढ़ा है कि जिसके पास मोल पे होता है वो एक निकोफाइल होता है। तो जैसे ही मोल पर यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ से क्या करेगा? जिंक से लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएंगे। जिंक से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि यहाँ से जब आगे आएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि ROH जैसे इसके ऊपर बाहर आता है तो ये Zn जो है OH को लेकर भाग जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं? R पॉजिटिव आ जाते हैं, तो ना ZnCl2 OH आ जाता है। अब ये ZnCl2 OH जो R पॉजिटिव जो है उसके Cl माइनस के साथ जुड़ता है और RCl बनाता है। ये देखो जैसे यहाँ से हम इसे समझते हैं। इसने क्या किया? देखो ZnCl2 जब बनाओगे तो ZnCl2 के पास क्या होगा कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और ये इसने जब इस पे अटैक करेगा तो कुमरीन यहाँ से बाहर भागेगा। तो देखो एक मैकेनिज्म तो इसकी बात करते हैं, जो हमारे PPT बनाने वाले लोग हैं, जो मुझे PPT बना करके दिए हैं, उनका ये कहना है ना कि ROH है इसके ऊपर जब ZnCl2 होती है तो ये यहाँ से अटैक कर देते हैं, और ये क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर RO पे पॉजिटिव आ जाता है, H आ जाता है, और यहाँ पर ZnCl2 बन जाता है। एक बात तो रखना कि सर सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? कुमरीन, फिर क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है? नाइट्रोजन, फिर क्या है? कुमरीन। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके नेचर के विपरीत काम होते हैं। उसका नेचर है मोर नेगेटिव होना, और वहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो मोर नेगेटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वैसे में क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन कहता है भाई मुझे तो यहाँ से छोड़ो, यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के यहाँ से भाग जाता है, और R पे पॉजिटिव बन जाता है, तो ZnCl2OH बन जाते हैं। यहाँ से कार्बोकेटाइन तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? यहाँ से कार्बोकेटाइन तैयार हो जाता है, और जैसे ही कार्बोकेटाइन तैयार हुआ उस कार्बोकेटाइन के ऊपर जब Cl माइनस अटैक करता है तो यहाँ से बन जाता है RCl। क्या बन जाता है? यहाँ से RCl। तो देखिए यहाँ से वही बन गया था, यहाँ से R पॉजिटिव आ गया, और R पॉजिटिव जब Cl नेगेटिव के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? RCl बनाएगा। क्या बनाएगा? RCl बनाएगा। तो यहाँ से समझ आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब अगर यहां से देखोगे एक चीज और देखोगे, अब ये जो ZnCl2 OH जो बना इस पे नेगेटिव है, ये स्टेबल है नहीं, तो एक बच गया कौन तुम्हारा यहाँ पर? H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव OH के साथ जुड़ेगा और बना देगा वाटर, यहाँ से बन जाएगा ZnCl2 H2O। समझ आ गया? ZnCl2 H2O। तो यहाँ से क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? एक हटाओ दूसरा बैठाओ। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक हटाओ दूसरा बैठाओ। जैसे अगर अभी तुम जिस जगह बैठ के पढ़ रहे हो तुम वहां से उठोगे तो कोई तो बैठेंगे वहां पे, तो एक हटाएंगे दूसरे को बैठाएंगे, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक हटाएंगे और दूसरे को बैठाएंगे उसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए जी आगे हम बात करते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? SN1 मैकेनिज्म हो गया, जहां पर कार्बोकेटाइन बनेंगे इंटरमीडिएट के रूप में। हमने बताया
और जब कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा रीअरेंजमेंट होता है। तो हम उसको एक कार्बोकेटायन का पार्ट में दिखाएंगे। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा स्टेबल होंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन जो स्टेबल होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो कार्बोकेटायन एक भिखारी है। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझ जाना है कि पॉजिटिव चार्ज जब आया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन का मॉस उस करके क्या गया इलेक्ट्रॉन का मॉस करके क्या आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन का मॉस करके आ गया है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं। और जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि फिर से इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो चाहेगा कि हम क्या हो जाए कि 3 डिग्री, जिसे अगर मान लो 3 डिग्री किसको कहते हो, 3 डिग्री किसे कहते हो कि जब ये कार्बन से मान लो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये 3 डिग्री कहा जाएगा। अगर मेरे पास CH3 CH यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे CH3 तो 2 डिग्री कहा जाएगा। अगर CH3 CH2 पर एक पॉजिटिव है तो 1 डिग्री कहा जाएगा। अगर मान यहाँ पर देखो ये हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया 1 डिग्री हो जाएगा। ना ये भी 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखो जिस कार्बन से या जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है उस कार्बन के जस्ट में अगर जितने कार्बन जुड़े रहते हैं जस्ट बगल में उतना ही डिग्री होता है। यहाँ पर 2 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा देखोगे कि जब तुम्हारे पास इस टाइप से आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये 3 डिग्री हो जाता है ना। तो SN1 की मैग्नीशियम जो होती है वो 3 डिग्री पे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री पे होता है और फिर कहाँ होता है 1 डिग्री पे होता है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाते हैं, है ना। चलो है ना, जहाँ पे क्या होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। यूज एज ए टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में कि अल्कोहल का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, मुकास रिएजेंट के द्वारा। फिर से याद रखना, अल्कोहल का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, मुकास रिएजेंट के द्वारा। इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है कि जैसे 1 डिग्री के साथ रिएक्ट किया तो धीरे धीरे टर्बिडिटी आएगा। 3 डिग्री के साथ रिएक्शन किया टर्बिडिटी बहुत ज्यादा। टर्बिडिटी क्या होता है ये समझना है। टर्बिडिटी में क्या होता है, अगर मान लो इसके अंदर अल्कोहल भरा हुआ है, अगर अल्कोहल भरा हुआ है और तूने इसके अंदर मुकास रिएजेंट डाल दिया HCl तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद इसमें कुछ दाना दाना दिखाई दे देगा। ये जो है वो दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर इसमें तैरना शुरू कर देंगे, जम जाना शुरू करेगा। जब दाने दाने की तरह स्ट्रक्चर जम होगा तो किसमें फास्ट होते हैं, तो 3 डिग्री में बहुत फास्ट हो जाएगा, 2 डिग्री में धीरे, उससे धीरे होगा, 1 डिग्री में आराम से सुस्त से होगा, है ना, धीरे धीरे होगा। तो धीरे धीरे होगा तो टर्बिडिटी अगर धीरे आते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, उसका रेट स्लो है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमको पहचानने के लिए हमें क्या करवाया जाता है, मुकास रिएजेंट करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, मुकास रिएजेंट कराया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम NaBr से H2SO4 से। तो यहां से देखो आसान से हम इस रिएक्शन में मैग्नीशियम को समझाते हैं। यहाँ पर एग्जाम का मैग्नीशियम समझना। सबसे पहले क्या है तुम्हारा NaBr और H2SO4। तो NaBr जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो NaHSO4 बनेगा, NaHSO4 बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा, HBr बनेगा। अब HBr जो होगा वो टूटेगा, H प्लस Br माइनस पे, तो H प्लस Br माइनस टूटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ देख लो HBr टूट रहा है, HBr टूट रहा है किसमें, H प्लस Br माइनस में, H प्लस Br माइनस में। अब ये देखो जो H प्लस है वो क्या करेगा, ROH यहाँ पर से मोल पेयर, और जब इसके ऊपर H पॉजिटिव होगा तो H पॉजिटिव इस मोल पेयर को दे देगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से क्या बन जाएंगे ROH H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करता, ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करता, तो यहाँ से टूट के भाग जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस H2O। और जब इस R पॉजिटिव के साथ जब Br नेगेटिव जुड़ेगा, R पॉजिटिव के साथ जब Br नेगेटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा, RBr बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, RS, X का यहाँ पे क्या रहेगा, Br रहेगा।
प्लस NaHSO4 एक बन गया और प्लस यहाँ से क्या आया था तुम्हारा H2O आया था। तो जैसे देखना अगर तुम्हारे पास क्या होता है, जैसे ही देखोगे कि अगर अल्कोहल के पास में अगर अल्कोहल के ऊपर तुम्हारा क्या आता है NaBrH2SO4 आता है, OH हटाना Br लगाना, OH हटाओ Br लगाओ, OH हटाओ Br लगाओ। तो पहले ये दोनों का रिएक्शन करना NaHSO4 प्लस H2O, NaHSO4 प्लस H2O और यहाँ से Br को निकाल के कहाँ रख देना है OH के जगह पे। यहाँ OH है, इसके ऊपर जब NaBrH2SO4 होगा तो यहाँ पर Br बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा यहाँ पे Br, और यहाँ पर बाकी वही बनेंगे NaHSO4। तो जहाँ OH के साथ अगर तुम्हें NaBrH2SO4 दिखा है तो वहाँ पर तुम क्या कर दोगे, वहाँ पर तुम कर दोगे सर OH हटाओ Br लगाओ, नारा लगाना OH हटाओ Br लगाओ, है ना, OH हटाओ Br लगाओ, OH हटाओ Br लगाओ। बाकी इसमें रिएक्शन करेंगे NaHSO4 प्लस H2O भी तो दिखाया इस मैग्नीशियम के साथ में, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये तो दूसरा मेथड हो गया। अब आ गया जी PCM3 से बात आ गया। ROH के साथ जब PCM3 की रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो RX प्लस क्या बन जाता है H3PO3 बन जाता है। चलिए इसकी भी मैकेनिज्म हम समझते हैं, है ना, इसकी भी मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे ये बना। पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे निकाल, चलो इससे अच्छा है कि हम इसे लिस्ट समझा दें। यहाँ समझना पहले PH3 की मैग्नीशियम की बात करें, क्या कहना कि मेरे पास अगर अल्कोहल है ROH है और यहाँ पे PX3 है, अब यहाँ पर दिख रहा है जी मोल पे X3 है, ऐसा है। ये मोल पे जब इस पे अटैक करता है, ठीक है, तो यहां से बन जाता है जी RO, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहां से PXX, यहां से X, यहां पर आ गया मोल पेयर और यहां पर एक H भी जुड़ा हुआ है। जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इसको लॉस कर देगा। तो यहाँ से H और X दोनों बाहर किए जा रहे हैं, जब H और X दोनों बाहर किए जा रहे हैं तो वो आपस में जुड़ेंगे तो HX बन जाएंगे। तो ये बन जाता ROPX2 प्लस यहाँ से आ जाता है HX। यहाँ से यहाँ के बाद फिर से एक बार ROH अगर अटैक करो तो फिर से यही बात होगा, ये अटैक करेगा, ये X यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब ये अटैक करे और X यहाँ से बाहर आ जाए तो ये फिर से HX क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड निकालेगा, HX हो जाएगा ना ये। तो फिर क्या बन जाएगा ROPX और यहाँ पर आ जाएगा OR। फिर इसके ऊपर क्या करोगे, फिर इसके ऊपर ये ROH का फिर से एक अटैक करा दो। तो जब 3 बार कराना है ROH का, फिर से अटैक कराओगे, सॉरी यहाँ X है ना, तो ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा ROP, यहाँ से हो जाएगा OR, यहाँ से हो जाएगा OR, ऐसा आ गया। अब यहाँ से तुम क्या करोगे कि जब इसको 3 HX अभी बना था ना, तो ये 3 HX के साथ जब रिएक्शन कराएंगे HX, इसको ऐसे में लेते हो, कोई दिक्कत है, HX, यहाँ पे क्या देते हैं HX, यहाँ पे क्या देते हैं HX। तो देखो ये क्या हो जाता है तुम्हारा RX प्लस क्या होता है H3PO4, 3 टूट जाता है, क्या टूट जाता है RX प्लस H3PO3 हो जाता है ना। तो अब देखो इसको सिंपल मेथड में समझ लेना। सिंपल मेथड में क्या होगा कि जब भी तुम्हें PX3 दिखे, जब भी तुम्हें PX3 दिखे तो क्या कर दोगे, ये 3 ROH कर लेना, 3 ROH प्लस PX3 कर लेना, ये तीनों का तीनों 3 RX के साथ जोड़ देना, तो 3 RX हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। तो तीनों के साथ RX जुड़ जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा ना। तो RX प्लस क्या आ जाएगा H3PO3 आ जाएगा। यहाँ का कोई दिक्कत है आपको, है ना, 3 RX प्लस क्या आ गया H3PO3 आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ से समझना, जैसे अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखो 3 CH5OH है, इसके ऊपर PCM3 डाल दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बस OH हटाओ CM लगाओ,
OH हटाओ CM, तीन C2H5 था तो 3 को CM लिए। आइए तीनों OH को इससे जोड़ दो तो H3PO3, या इसको ऐसे कम सकते हैं ना यहाँ पे POH का होम ट्रेस, कम सकते हैं यहाँ पे POH का होम ट्रेस, या इसी को रखेंगे H3PO3। तो समझ आ गया यहाँ से। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें और भी एग्जाम्पल है क्या। लो 3 CH3OH है, यहाँ पर अगर PBr3 रख दो तो वहां पर क्या रख देना है, Br रख देना। तो यहाँ पर क्या करोगे, अंकुहम हटाओगे और अंकुहम हटा के क्या रख दोगे, ब्रोमीन रख दोगे या हाइड्रोजन रख देंगे, ब्रोमीन या हाइड्रोजन रख देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अंकुहम हटा के हम क्या करेंगे, ब्रोमीन या हाइड्रोजन वहां पर रखेंगे, कोई दिक्कत। चलो अगला रिएक्शन है जी मेरा PCM5 से रिएक्शन है। जब अंकुहम के साथ PCM5 का रिएक्शन कराते हैं तो देखो इसका सिंपल मैकेनिज्म हम इसका समझा देते हैं आपको इस टाइप से। होता तो बहुत से टाइप से मैकेनिज्म, बट इसका सिंपल तरीका से आते हैं। ROH PCM5 का स्ट्रक्चर बनाना है। इस टाइप का, और करना क्या है, HCl को निकाल देना है, RCl को निकाल देना है, इस ऑप्शन को इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। तो आसान सा हो जाएगा, RCl प्लस HCl प्लस, देखो 3 क्लोरीन इधर बचा हुआ है ना, 3 क्लोरीन बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन, तो POCM3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, POCM3 हो जाएगा। तो देखो यही हो गया, RCl प्लस POCM3 प्लस HCl हो गया, है ना। तो आसान सा है, ऐसे वही होता है कि इससे निकोमोफाइल अटैक करेगा, मेबी ग्रुप बाहर भागेगा, प्रोसेस वही है, बट हम इससे शॉर्ट में कर दिए, हाँ इसे क्या कर दिए, शॉर्ट में कर दिए। आप एक बार देख लीजिए इसको, उसका हम आगे बढ़ जाते हैं, हो जाएगा। चलो बस यहाँ पर C2H5OH रहेगा, तो तुम क्या करो, OH हटाना, CM लगाना, POCM3 प्लस HCl बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर फिर से OH है, यहाँ पर क्या करोगे, CM बैठा दोगे, वहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा POCM3 प्लस बन जाएगा। अब है रेड फास्फोरस X2, तो रेड फास्फोरस के साथ जब X2 डालोगे तो हम यहाँ पे क्या होगा, रेड फास्फोरस के ऊपर जब X2 डालोगे तो यहाँ से X क्या करेंगे, रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर देखो सिंपल सा है कि ROH जो तुम्हारे पास है, अगर रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब X2 डालते हैं, रेड फास्फोरस क्या करता है, हीट देता है। क्या रेड फास्फोरस देखिए, वो माचिस के एनएम जो होता है ना, वो रेड फास्फोरस होते हैं। अगर यहाँ पर X2 है तो X2 के ऊपर जब यहाँ से क्या होता है कि OH का अटैक होता है या HX बन जाते हैं, यहाँ पर जब अटैक होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, RX प्लस क्या बन जाता है तुम्हारा, रेड फास्फोरस ऑक्साइड बन जाते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट RX में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना कि रेड फास्फोरस के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, RX बन जाता है। चलो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर 3PH2 PH3 बन जाएंगे। यहाँ से क्या होता है, जब OH के ऊपर यहाँ डालोगे रेड फास्फोरस, यहाँ पर CM बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा। और ना SOCM को इसे डाइजेस्ट प्रोसेस भी कहा जाता है और बेस्ट मेथड ऑफ अल्काइल हाइड्राइड बनाने का प्रोसेस कहा जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट मेथड आ जाते हैं। चलो यहाँ ROH के ऊपर जब SOCM2 डालते हैं तो ये OH यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है। तो जब ये OH के पास मोन पेयर है और ये OH के पास मोन पेयर है तो यहाँ से क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो ये OH यहाँ से क्या आएगा, मोन पे इस पे आएगा, है ना। फिर से देखो यहाँ से क्या होगा, मोन पे इस पे आएगा। तो जैसे ही मोन पे यहाँ अटैक करेगा, CM यहाँ से निम्न ग्रुप के रूप में भाग जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, OH अटैक है, इसने जो मैकेनिज्म बनाया उसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। क्या हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, ये पाई बॉन्ड वहां चला जाएगा। और जब पाई बॉन्ड वहां टूट गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, तो ये मोन पे दिया, मोन पे देगा पॉजिटिव, क्या ऑक्सीजन बर्दाश्त करेगा इस बात को, नहीं करेगा। जब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये H प्लस यहाँ से टूट के जब बाहर निकल जाएंगे और यहाँ से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बनाएगा SOCM2 बनाएगा और एक HCl जो रिएक्शन करेगा किससे, जाकर के रिएक्शन करेगा ROCM के साथ। और यहाँ से क्या बनाने का, ये RCM प्लस SO2 प्लस HCl। इस मैकेनिज्म को एक बार अच्छे से समझते हैं, है ना। क्या होगा कि यहाँ से देखें, एक OH है, इसने इस पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटा,
यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड ऊपर गया क्योंकि मोल इनटू नेगेटिव ऑक्सीजन होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वो उधर की ओर खींचेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा डबल बॉन्ड, तो ये मीनिंग ग्रुप के रूप में यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये H को खींचने का, इसका H और ये Cm मीन का बन जाएंगे HCl। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक HCl बाहर आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ से एक HCl आ जाएगा। तो इस जगह से आपको एक HCl मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ से क्या होगा कि फिर से जब तुम्हारा ROH यहाँ पर अटैक किया है और ROH अटैक किया, तो इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से ये इधर की ओर जाता है, क्योंकि इधर ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो ये इधर की ओर खींचता है। तो यहाँ से Cn क्या होता है, नेगेटिव ग्रुप के रूप में बाहर आ जाते हैं, और ये Cm अपने ही मन को इस पर अटैक करता है और SO2 यहाँ से बन के निकल जाता है। तो देखोगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इस रिएक्शन के अंदर एक साथ समराइज कर लेते हैं। हाँ, एक बार क्या करना, इसे समराइज करना। तो देखो कहीं पर अगर मुझे गैप स्पेस दिखे, हम इसको समराइज करने की कोशिश करें। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक पे समराइज करते हैं। देखना, ROH के साथ हमने पहले डाला मुकास एजेंट ZnCm2HCl, क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। फिर जब इसके ऊपर हमने डाला NaBrH2SO4, NaBr प्लस H2SO4, यहाँ से RBr प्लस NaHSO4 और प्लस क्या बन गया, यहाँ से H2O बन गया। जब इसके ऊपर हमने डाला PCm3, तो यहाँ से क्या हो गया, 3 बन गया था, 3RCm, बैलेंस कर लेंगे इसको, प्लस 3RCm प्लस क्या हो गया था, H3PO3 बन गया था, H3PO3। फिर हमने यहाँ पर बात किया PCm5 का, तो जब PCm5 का बात किए तो यहाँ से बन गया था RCm प्लस HCl प्लस POCm3, बनेगा। फिर हमने यहाँ से बात किया कि यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, डाल्टन्स प्रोसेस में SOCm2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, SOCm2 यूज करेंगे। तो SOCm2 में क्या हो जाएगा, RCm प्लस HCl प्लस SO2 गैस बन जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया था, और फिर लास्ट में आया रेड फास्फोरस के साथ X2 आया, तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हें, यहाँ से बन जाएगा RX प्लस क्या हो जाएगा, RX प्लस PX3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये टोटल रिएक्शन जो हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का प्रोसेस देखा। तो आज की क्लासेस हम यहाँ तक खत्म करते हैं, क्योंकि ये बड़ी लेक्चर हो जाती है ना। तो बड़े लेक्चर होने का हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है।